हेलो गाइस, मेरा नाम है रजत प्रकाश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द फिजिकल में। तो जैसे कि गाइस हमने अपनी दो वीडियोस पहले भी अपलोड कर चुके हैं। पहली वीडियो में हमने एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम्स के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसको डिटेल में डिस्कस किया और उसमें ये बताने की कोशिश की कि जितने भी हमारे एग्जाम्स हैं लाइक जैम, जेस्ट, टीएफआर, BHU, DU एंड PU, तो उसके रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन थी हमने डिटेल में डिस्कस की इन द सिंगल वीडियो। ठीक है, तो प्लीज़ उसको भी ज़रूर चेकआउट करना क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी वो वीडियो। एंड सेकेंडली हमने क्वांटम मैकेनिक्स को स्टार्ट करते हुए पहला जो हमारा लेक्चर था ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट रखा है, तो उसको हमने अपलोड कर दिया था। तो प्लीज़ उसको भी ज़रूर देखना ताकि आपके बेसिक्स बिल्डअप हों, क्योंकि हम बेसिक्स से एडवांस लेवल तक जा रहे हैं तो उन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दैट्स वाई आपके लिए ज़रूरी है कि आप उन सभी चीज़ों को पॉलिश कर लो, फिर धीरे धीरे करके हम अपने लेवल को इंक्रीज करेंगे एंड फाइनली वो क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करेंगे जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो पार्टिकल फिजिक्स के ऊपर है। ठीक है, क्योंकि हम क्वांटम फिजिक्स पर हमने क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट कर दी है, तो पैरेलली जरूरी ये भी है कि जितने भी हमारे माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के जो भी पार्टिकल मतलब फील्ड है लाइक पार्टिकल फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, एलिमेंट्री फिजिक्स, उसको भी हम पैरेलली करते रहें क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैम चाहे चाहे वो जेस्ट हो, चाहे वो टीएफआर हो, चाहे वो बीएचयू हो, चाहे वो डीयू हो, जिसमें भी हमारा एमएससी का थोड़ा बहुत पोर्शन आता है, तो उसमें हमारे जो एनर्जी कंजर्वेशन या बैलेंसिंग द इक्वेशन और मास वाइलेशन के जैसे क्वेश्चंस होते हैं वो जरूर पूछे जाते हैं पार्टिकल फिजिक्स के थ्रू या न्यूक्लियर फिजिक्स के थ्रू। तो इसको भी साथ साथ हम पैरेलली कवर करेंगे। ठीक है, तो जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, ताकि आपको पूरी डिटेल में समझ आए कि हम किस तरह से इन सभी चीज़ों को बिल्डअप करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी गाइस तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करेगा, शेयर ज़रूर करेगा और सब्सक्राइब ज़रूर करेगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगा और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों हमारा इस पीपीटी का लिंक भी मतलब पीपीटी की फाइल भी मिल जाएगी और आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल भी मिल जाएगा, जिसमें हम जो भी हमारी अपडेट्स होती हैं चैनल की वहां पर अपलोड करते रहते हैं और सारा मटेरियल भी आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, बस आपको सपोर्ट करना है। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करिएगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हम पार्टिकल फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पार्टिकल की बात करेंगे दोस्तों, तो न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे जो दो मेन पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, उनका जो मास होता है दोस्तों वो कंपेरेबल ही होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा पहले भी, अगर आप 10वीं 12वीं में पढ़ते आ रहे हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास किसके बराबर होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है। ठीक है, बस फर्क क्या होता है दोस्तों दोनों में? एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। जो हमारा प्रोटॉन होता है दोस्तों वो क्या होता है? वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। वो जो हमारा न्यूट्रॉन होता है वो हमारा न्यूट्रल पार्टिकल होता है जिसका कोई भी चार्ज नहीं होता, पर दोनों का मास कंपेरेबल होता है। ठीक है, यहां तक तो ये बेसिक चीज थी, ये तो आपको पता ही होगी। ठीक है, इनिशियली क्या था दोस्तों कि दोनों को हमारा जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था उसको सेम ही कंसीडर करते थे जब तक हमारा चार्ज का हमारा कोई नॉलेज नहीं था हमारे पास। जब तक हमारे पास चार्ज की कोई नॉलेज नहीं थी तब तक तो हम यही कंसीडर करते थे कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जो कि हमारे न्यूक्लियॉन्स हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, वो दोनों सेम ही है। पर जब ईएम इंटरेक्शन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का कंसेप्ट आया दोस्तों, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का कंसेप्ट आया हमारे नेचर में, तब जाके हमें पता लगा कि नहीं, ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है, भले ही दोनों का मास सेम हो, भले ही दोनों का मास सेम हो, पर चार्जेस के बेसिस पे दोनों पार्टिकल की अपनी एक आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने। तो जिसने भी हमारा ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स का नहीं देखा है लेक्चर, उसमें मैंने बहुत डिटेल में इन सभी कंसेप्ट्स को मैंने किया था इंट्रोड्यूस, कि किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी डिस्कवर हुई और किस तरह से रेडिएशन जब मैटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा था तो उन्होंने उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब किया था। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है प्लीज वो वीडियो को भी जरूर दिखें। इन वीडियो के लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन फील्ड है दोस्तों, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन फील्ड है बेसिकली वही रिस्पॉन्सिबल है हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चार्ज के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी तो हमें नेचर में बताती है कि हमारे दो टाइप के पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, पर चार्जेस कौन बता रहा है, चार्जेस के बारे में कौन इंफॉर्मेशन दे रहा है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन फील्ड है दोस्तों, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको यहाँ पर पता लगी। प्लीज नोट डाउन करते रहना सभी चीजों को। ठीक है,
तो साथ साथ करते रहोगे नोट तो आपको याद रहेंगे वो सारे पॉइंट्स। ओके, अगर मासिस की बात करें दोस्तों, ठीक है, आप खुद ही सोच सकते हैं कि 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg कितना स्मॉल मास है। तो इसको कैसे उन्होंने मेजर किया होगा? विद द हेल्प ऑफ द हिग्स इंटरेक्शन फील्ड। ठीक है, हिग्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया कि एक इंटरेक्शन एग्जिस्ट करती है बिटवीन द पार्टिकल्स, और वो ये इंटरेक्शन होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है उनके मास को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, तो इस चीज को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन आवर फर्दर लेक्चर्स। तो अभी के लिए जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आपका मास किसके लिए किस तरह हम मेजर करते हैं और कौन सी फोर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो होती है हमारी हिग्स इंटरेक्शन। ओके, तो इस दुनिया में जितने भी मटेरियल हैं दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी मटेरियल हैं उसको हम दो कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, इस दुनिया में जितने भी हमारे मटेरियलिस्टिक कोई भी हमारा मैटर है तो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज मैटर एंड सेकंड वन इज रेडिएशन। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, जो हमने डिस्कस किया था ड्यूल पार्टिकल नेचर भी आपने पढ़ा था दोस्तों, तो उस केस में भी हम मैटर और रेडिएशन की ही बात करते थे। हम हमेशा इस चीज की ही डिस्कशन किया कि जो हमारा पार्टिकल है वो एज अ वेव नेचर भी शो कर सकता है, और जो हमारा वेव है वो पार्टिकल नेचर भी शो कर सकता है ना। फ्रोनहोफर डाइफ्रैक्शन, चाहे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो, ये सारे हमारे वेव नेचर को शो करते थे। और हमारा जो कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट हो गया, ये सारी जो हमारे इफेक्ट्स थे दोस्तों, ये हमारे पार्टिकल नेचर को शो करते थे। तो दोनों को कंबाइन करके माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड से रिलेट करने के लिए डी ब्रोगली ने बता दिया कि दोनों को हम इंटर रिलेट भी कर सकते हैं, दोनों वाइस वर्सा एग्जिस्ट कर सकते हैं, है ना। तो मैटर और रेडिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस वर्ल्ड को डिस्क्राइब करने के लिए, किस तरह से ये एग्जिस्ट करता है और इनकी प्रॉपर्टीज किस तरह से वेरी करती है जब कोई भी रेडिएशन किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है तब। ठीक है, The interaction of the radiation with matter is governed by four fundamental interaction of the nature। ठीक है, जब कोई भी रेडिएशन दोस्तों, कोई भी ईएम रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कोई भी हमारी हो सकती है, अगर वो किसी भी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो हमें फोर फंडामेंटल इंटरेक्शंस के बारे में पता लगा जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी चार इंटरेक्शन थी दोस्तों? फर्स्ट वन इज द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, सेकंड वन इज द वीक इंटरेक्शन, थर्ड वन इज द ईएम इंटरेक्शन एंड फोर्थ वन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये चार इंटरेक्शन हमें पता लगी दोस्तों कब? जब हमारी रेडिएशन जब किसी भी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो हमने इन चार फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में डिस्कवर किया। आपको बस ये पता, इन सभी फोर्सेस के बारे में हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे दोस्तों। हम इसकी रेंज के बारे में भी देखेंगे, इसकी स्ट्रॉन्ग फोर्स का जो पैरामीटर है वो भी देखेंगे। ठीक है, मास भी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी देखेंगे, और किस तरह से इनका ओरिजिन हुआ वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए अभी आप देख लीजिए कि चार फंडामेंटल हमारे फोर्सेस होते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इज द वीकेस्ट फोर्स, और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हमारा सबसे ज्यादा होता है जिसकी रेंज बहुत ही कम होती है पर स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट काफी होता है इसका। ठीक है, इसको हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। चलो तो देख लेते हैं दोस्तों। तो हमारा जो ईएम था, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी दोस्तों, बेसिकली किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी? वो मैक्सवेल के द्वारा। ठीक है, तो मैक्सवेल ने चार जो इक्वेशंस दी थी, आपको पता होगा ईएम इंटरेक्शंस में मैक्सवेल इक्वेशन जिसको आप बोलते हो। ठीक है, 1915 में उन्होंने इस इक्वेशंस के द्वारा इनकी सभी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्क्राइब किया था। तो सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सेकेंड अटेम्प्ट किया था 1920 से लेकर 1925 के बीच में। तो उन्होंने क्या किया था दोस्तों कि जो ईएम इंटरेक्शंस थी, जो ईएम इंटरेक्शन जो मैक्सवेल के द्वारा बताई गई थी, उन्होंने क्या किया कि इसको ग्रेविटेशन के साथ कंबाइन करने की कोशिश की। इस ईएम इंटरेक्शन को उन्होंने ग्रेविटेशन के साथ कंबाइन करने की कोशिश की, पर वो फेल हो गए। ठीक है, कोई एक वैलिड रीजन नहीं दे पाए कि उसके साथ कंबाइन करने से क्या हो रहा है, और फाइनल कुछ आउटपुट के फॉर्म में कोई ऐसा इंटरेक्शन बता नहीं पाए, कुछ एक्सप्लेनेशन बता नहीं पाए उसको सही से, तो ये फेल हो गया थ्योरी। ठीक है, एक और अटेम्प्ट हुआ जिसमें वीक इंटरेक्शन को उन्होंने ईएम इंटरेक्शन के साथ कंबाइन करने की कोशिश की। तो उस थ्योरी को उन्होंने क्या नाम दिया दोस्तों? इलेक्ट्रोवीक थ्योरी। ठीक है, जब वीक इंटरेक्शन को हमने ईएम इंटरेक्शन के साथ कंबाइन करने की कोशिश की तो उस थ्योरी को क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रोवीक थ्योरी। ठीक है, ईएम इंटरेक्शन तो पता लग ही गया था जो मैक्सवेल ने निकाली थी, पर सभी लोग जो दूसरे जो तीन इंटरेक्शंस हैं उसको उसके साथ कंबाइन करने की कोशिश कर रहे थे और नई नई थ्योरीज इजाद कर रहे थे। तो ये जो थ्योरी थी इलेक्ट्रोवीक थ्योरी, ये तीन साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी दोस्तों। ठीक है, ग्लासो, एब्डरसेलम और विंगबर्ग, ये तीन साइंटिस्ट थे जो वीक इंटरेक्शन को ईएम इंटरेक्शन के साथ कंबाइन करके उन्होंने ये इलेक्ट्रोवीक थ्योरी का नाम दिया उसको। ठीक है, तो ये जस्ट
नई चीजों को डिस्कवरी करने की कोशिश हो रही थी, नए कॉम्बिनेशंस बनाए जा रहे थे कि और भी कोई फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो ये एक मेन पर्पस था इन सभी लोगों का, ठीक है। तो ग्रैंड ऐसे ही हमारे एक और साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया कि इन सभी फोर्सेस को कंबाइन करने की कोशिश की और नई थ्योरी देने की कोशिश की, जिसको यूनिफाइड थ्योरी का नाम दिया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी दोस्तों कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन सभी थ्योरीज के में शोध किया और कुछ नए डिस्कवरी करने की कोशिश की, ठीक है। तो उसी से हमें कुछ नई प्रॉपर्टीज का पता लगा, तो उन सभी प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी रेंज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि रेंज एक ऐसी चीज है दोस्तों जिससे हमारी जो फोर्सेज हैं उनकी स्ट्रेंथ के बारे में हमें पता लगता है, ठीक है। जितनी रेंज ज्यादा होगी उतना ही हमारा फोर्स कम होगा, जितनी रेंज कम होगी उतना ही फोर्स हमारा ज्यादा होगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है, ये तो मोटा मोटा आपको पता ही होगा। तो उसी तरह हम सभी फोर्सेस को डिस्क्राइब करेंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर हम ग्रेविटेशनल की बात करते हैं दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, तो आपको जो ये फॉर्मूला पता है, ठीक है, जो अब सर इसाक न्यूटन ने दिया था, F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और ये जो r कैप है दोस्तों, वो क्या डिस्क्राइब करता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू मासेस। अगर आपके दो मासेस हैं दोस्तों, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं m1 और m2 है यहाँ पर, और अगर इसको लाइन के थ्रू अगर जोड़ दिया जाए तो इस लाइन के अलोंग जो दो मासेस के बीच का फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, उसको ये डिफाइन करता है आर कैप, ठीक है। ये तो बेसिक चीज है, आपको जस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आर की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए दोस्तों, अगर आर की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए तो फोर्स क्या हो जाएगा आपका, इस केस में 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपका एफ क्या है दोस्तों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के बराबर है। तो अगर 1/∞ करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 के बराबर ही तो आ जाएगा, है ना। बहुत ही सिंपल है ये तो दैट्स व्हाई दीज आर द लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैविंग इनफाइनाइट रेंज। आप देख सकते हैं दोस्तों कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है, ठीक है ना। तो अगर कोई हैवीली मास ऑब्जेक्ट है, उसके पास अगर कोई भी बॉडी रोटेट कर रही होती है तो वो स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्सर्ट कर रही होती है उसके ऊपर, पर धीरे धीरे करके अगर वो उसके ऑर्बिट से बाहर निकल जाती है, मान लो कि ये कोई भी सर्कुलर बॉडी है और कोई भी मतलब प्लैनेट इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो वो अगर उसके बहुत ही क्लोज होगा तो वो उसके अराउंड सर्कुलर मोशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। धीरे धीरे करके जितना ही वो दूर जाने की कोशिश करेगा उतनी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा और वो उसके ऑर्बिट से निकल के किसी और रीजन में चला जाएगा। पर हाँ, उसका फोर्स कहीं ना कहीं उसके ऊपर लग रहा है, हम ये नहीं कहेंगे इक्वल टू 0 हो गया, अप्रोच टू 0, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 बट नॉट इक्वल टू 0, कभी भी 0 एग्जैक्ट मत बोलना, ठीक है। ये सारी मेन चीजें होती हैं। चलो आगे हम बढ़ते हैं। अब हम ईएम इंटरेक्शन को देख लेते हैं, ठीक है। ईएम इंटरेक्शन बेसिकली कूलम्स लॉ के द्वारा गवर्न किया गया, ठीक है। आपको पता है जस्ट कि कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशनल जो फील्ड है हमारा, जो फोर्स है, उसमें कुछ खास फर्क नहीं है, बस चार्जेस मासेस में वो हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, और जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 1/4πε0 से रिलेट चेंज हो जाता है, और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी सारी चीजेस सेम है, वहां पर m1 m2 था, यहाँ पर q1 q2 है, डिस्टेंस अगेन सेम है, ठीक है। तो ये सारा चीज ही सेम है, बस अगेन अगर r की वैल्यू इनफाइनाइट कर दोगे आप तो आपका वो जो फोर्स हो जाएगा वो 0 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ से हमें क्या पता लग गया दोस्तों, जो हमारा ग्रेविटेशनल है और जो हमारा ईएम इंटरेक्शन है, उस केस में हमारी जो रेंज की वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है और फोर्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 के बराबर होता है, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आसान चीजें हैं। अब हम स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के केस में क्या होगा दोस्तों कि जो हमारा जो रेंज होता है वो 10⁻⁻15 के बराबर होता है। जो हमारा रेंज होता है वो 10⁻⁻15 के बराबर होता है, जिसको हम 1 फर्मी भी बोलते हैं। ये बेसिकली दोस्तों किसका ये साइज है, ये हमारा न्यूक्लियस का साइज है, ठीक है। हमेशा याद रखना दोस्तों, जो हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। मान लेते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इसको यहाँ पर N और P से डिनोट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ पर हो गया। तो ये बहुत आपको पता है, जैसे कि न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिवली होता है, ठीक है। तो एक न्यूक्लियस में एक से ज्यादा प्रोटॉन हो सकते हैं या न्यूट्रॉन हो सकते हैं। तो अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एक स्मॉल रीजन में कन्फाइंड होंगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होने के चांसेस है, होंगे ही होंगे, ठीक है। उस फोर्स ऑफ रिपल्शन को रोकने के लिए, जोड़ने के लिए, बाइंड करने के लिए एक फोर्स होती है दोस्तों इनसाइड द न्यूक्लियस, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है दोस्तों, जो कि इन सभी न्यूक्लियस को बाइंड करके रखती है इनसाइड द न्यूक्लियस, ओके। तो ये वन फर्मी जो कि साइज ऑफ न्यूक्लियस के अंदर ही एग्जिस्ट करती है। अगर आउटसाइड द न्यूक्लियस अगर आप इस फोर्स को देखना चाहोगे तो ये उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। आउटसाइड द न्यूक्लियस हमारी न्यूक्लियस फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती है।
इनसाइड द न्यूक्लियस हमारी फोर्स एग्जिस्ट करती है। तो यही मैंने इस सेकंड पॉइंट में भी लिखा है, इट एक्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, अगर दो प्रोटॉन अगर किसी मतलब एट द डिस्टेंस ऑफ ऑर्डर 1 फर्मी, देन द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन विल डोमिनेट। वही मैंने बात की, अगर 1 फर्मी के दायरे में हमारे दो प्रोटॉन्स होंगे तब जाकर ये हमारी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हमारी डोमिनेट करेगी, वरना ये डोमिनेट नहीं करेगी। ठीक है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। अगर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स की बात होगी दोस्तों, वो न्यूक्लियर फोर्स ही है, और अगर सबसे वीकेस्ट फोर्स की बात करें तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो वीक इंटरेक्शन की बात कर लेते हैं दोस्तों। वीक इंटरेक्शन कौन सी होती है? तो इस केस में जो हमारा रेंज होता है दोस्तों, वो 10⁻⁻18 के बराबर होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो हमारा रेंज है, अगर हमारा रेंज बढ़ता जाएगा दोस्तों, उस केस में हमारा क्या होगा, इंटरेक्शन हमारा कम होता जाएगा, है ना। ऑब्वियसली बात है, रेंज बढ़ेगा तो हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उस केस में हमारा ये जो इंटरेक्शन है दोस्तों कहाँ रिस्पॉन्सिबल होती है, वो हमारी रेडियो एक्टिव डिके में रिस्पॉन्सिबल होती है ना। जब हमारा पार्टिकल मतलब एग्जिबिट नहीं कर पा रहा है इनसाइड द न्यूक्लियस, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो क्या करता है, न्यूक्लियस को बाहर निकालता है ना। अल्फा बीटा या गामा डिके में आप देखोगे कि अल्फा डिके में क्या होता है, अल्फा डिके में हीलियम न्यूक्लियाई 2He4 हमारा बाहर निकलता है ना। बीटा में क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है अपने आप को स्टेबल करने, और गामा के लिए हाईली एनर्जेटिक फोटॉन्स बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो इस केस में दोस्तों, इस केस में इसको जरा इरेज कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ सके सही से। चलो, तो इस केस में दोस्तों आपका जो वीक इंटरेक्शन है वो हमारा रेडियो एक्टिव डिके में काम आता है, क्योंकि जब हमारे न्यूक्लियस ही बाहर निकल जाते हैं उस केस में हमारा, जैसे कि मैंने बोला, इनसाइड द न्यूक्लियस हमारा स्ट्रॉन्ग फोर्स एग्जिस्ट करता है। पर अगर आपका जस्ट ये मान लो कि आपका न्यूक्लियस है और जस्ट इसके आउटसाइड भी आपका जो पार्टिकल है जस्ट टच कर रहा है सरफेस को, तब भी आपका जो वो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। उस केस में वो वीक इंटरेक्शन में काउंट हो जाएगा। ठीक है, जो इसकी रेंज होती है ना दोस्तों वीक इंटरेक्शन की, वो 100 टाइम्स स्मॉलर होती है, 100 टाइम्स स्मॉलर होती है एज कम्पेयर टू द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। बहुत ही फर्क है दोस्तों। ठीक है, दैट्स वाई स्ट्रॉन्ग और वीक में इतना डिफरेंस आ गया। वीक फोर्सेस आर आल्सो कॉल्ड द कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जैसे कि मैंने बोला कि अगर ये इसके सरफेस पे कॉन्टैक्ट भी करता हो तो उस केस में भी वो स्ट्रॉन्ग उसके ऊपर कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर वो 1 फर्मी से ज्यादा होगा। अगर 1 फर्मी के अंदर होता तब जाके वो स्ट्रॉन्ग फोर्स में काउंट होगा। तो तभी मैंने लिखा है कि ऑलमोस्ट टचिंग द सरफेस, है ना। तो ये एक माइनर सा डिफरेंस है जो कि स्ट्रॉन्ग और वीक के बीच में आ जाता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। रेंज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर नोट डाउन करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेंथ की बात करते हैं दोस्तों। स्ट्रेंथ जो भी हमने अभी फोर्सेस पढ़ी हैं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो, चाहे वो ईएम हो, चाहे वो वीक हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल हो, तो उस केस में उनका ऑर्डर क्या है, कितना उनका पैरामीटर है, क्योंकि उसी के बेसिस पे तो हम जज करेंगे कि स्ट्रॉन्ग फोर्स का कितना पैरामीटर है। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स का जो वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होता है दोस्तों, देख सकते हैं। और जो ईएम इंटरेक्शन है उससे थोड़ी कम होती है, उसकी जो ऑर्डर है क्या है, 10⁻⁻²। और वीक इंटरेक्शन की बात करें दोस्तों 10⁻⁻13, देख सकते हैं, उससे बहुत ही कम। और ग्रेविटेशनल आप देख सकते हैं दोस्तों कितना है, 10⁻39। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻39। अगर मोटा मोटा बात करें दोस्तों तो 10⁻42 के बराबर होता है। देख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स की जो स्ट्रेंथ है सबसे कम है, ग्रेविटेशनल फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो सबसे कम है, और ये जो हमारी न्यूक्लियर फोर्स है उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। प्लीज इस टेबल को भी नोट डाउन कर लेना ताकि आपको कोई दिक्कत ना। ठीक है, चलो अब नेचर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। तो हमारे नेचर में जो भी फोर्सेस होती हैं दोस्तों, जो भी एग्जिस्ट करती हैं, तो 2 थ्योरी के बेसिस पे हमने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। पहली जो थ्योरी थी वो थी मैक्सवेल की क्लासिकल थ्योरी, और दूसरी जो थ्योरी थी वो क्वांटम मैकेनिकल थी। ठीक है, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी की बात क्यों हो रही है दोस्तों, क्योंकि ईएम रेडिएशंस थी जो मैक्सवेल ने दी थी, उसी के बेसिस को कंबाइन करके हमने बाकी फोर्सेस को इजाद किया। दैट्स व्हाई मैक्सवेल की जो थ्योरी थी वो बेसिक थी और क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन हो रही थी। पर धीरे धीरे करके अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें या वीकेस्ट फोर्स की बात करें तो उसमें क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी। दैट्स वाई इन दोनों का कॉम्बिनेशन से हमने उन सभी फोर्सेस के नेचर को डिस्क्राइब किया। ठीक है, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग दोस्तों कोई भी अगर चार्ज अपने आसपास कोई भी फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है, तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है किसके कारण होती है, ड्यू टू द चार्ज, ड्यू टू द डेड चार्ज, दूसरे चार्ज के कारण। ठीक है, आपको पता है कि स्टैटिक चार्ज के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और
जो हमारा मूविंग चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है सही से, तो उसमें क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पर वेक्टर लगाना है, ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ है और कुछ नहीं है, लगा देना इसको वेक्टर। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। जैसे कि आप देख सकते हैं ये टेस्ट चार्ज है और ये हमारा जो दूसरा चार्ज है जिसके कारण हम देखेंगे कि टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप देख सकते हो E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका निकल गया दोस्तों, तो फोर्स के फॉर्मूले में पुट कर दोगे, दैट इज F इज इक्वल टू QE, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस टेस्ट चार्ज के ऊपर इस चार्ज कैपिटल Q के कारण कितना फोर्स एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये नेचर का पता लग गया हमें इसके कारण। तो मेन चीज यहाँ पर क्या थी दोस्तों कि ये देखा गया कि दो चार्ज पार्टिकल्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके बीच में अगर कोई इंटरेक्शन हो रही है, वो क्यों हो रही है, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ द पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स, वर्चुअल फोटोन्स। उन्होंने एक थ्योरी दी कि उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास नेचर में दो चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, अगर उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो क्यों है, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ सम पार्टिकल्स, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ सम पार्टिकल्स। उन पार्टिकल्स को उन्होंने क्या नाम दिया दोस्तों, वर्चुअल फोटोन का नाम दिया, ठीक है। उन पार्टिकल्स को उन्होंने क्या नाम दिया, वर्चुअल फोटोन का नाम दिया। और उन्होंने कहा कि ये इट इज कंसिस्टेंट विद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। जिस तरह से हमारे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये डिस्क्राइब करता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट साइमल्टेनियसली पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। उसी तरह यहाँ पर भी हमारा ये कहने का है कि कोई भी एक स्मॉल इंटरवल टाइम डेल्टा टी है, तो उस केस में हमें ये बताना बहुत ही मुश्किल होता है कि आइदर जो हमारी एनर्जी क्रिएट हो रही है या डिस्ट्रॉय हो रही है उस स्मॉल इंटरवल में, ठीक है, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ दैट वर्चुअल फोटोन्स। तो वो हमारा ये जो रिलेशन था वो हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ रिलेट कर रहा था, दैट इज डेल्टा ई। तो उसी के साथ इसको हमने कन्वर्ट किया। आपको पता होगा वहां पर डेल्टा पी इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर एन इक्वल टू एच कट है, बट क्योंकि हमने उसके साथ इसको रिलेट किया एनर्जी के एक्सचेंज के बेसिस पे, दैट्स वाई ये रिलेशन कैसे चेंज हो गया, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट, ठीक है। तो इस रिलेशन को प्लीज नोट डाउन कर लेना, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो वही चीज जो मैंने बोली दोस्तों, वही नटशल, वही इसको मैं फटाफट डिस्क्राइब कर देता हूँ कि स्मॉल टाइम इंटरवल में डेल्टा टी अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज हो रही होगी, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी टाइम में कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी ही तो एक्सचेंज हो रही होगी। वो इधर क्या हो रही होगी, क्रिएट हो रही होगी या डिस्ट्रॉय हो रही होगी, है ना। हमें नहीं पता क्या हो रहा है। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में हम दोस्तों प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे जज करते हैं सभी चीजों को, इधर वो क्रिएट हो सकती है या डिस्ट्रॉय हो सकती है, क्योंकि नैनो वर्ल्ड तक हम अभी तक पहुंच पाए, आर्मस्ट्रॉन्ग तक भी नहीं पहुंच पाए, जो कि एटॉमिक साइज के बराबर होता है। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है जिसके बेसिस पे हम अनसर्टेनिटी को जज करते हैं, ठीक है। वी डोंट नो व्हाट इज हैपन इन टाइम डेल्टा टी। हमें नहीं पता कि स्मॉल टाइम इंटरवल में क्या हो रहा है, आइदर एनर्जी क्रिएट भी हो सकती है, डिस्ट्रॉय भी हो सकती है, ठीक है। दैट्स वाई वो कंपैटिबल है विद द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि ये हमारा डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो अगर हमने रेंज कैलकुलेट करना है दोस्तों, रेंज क्यों कैलकुलेट करना जरूरी है, ताकि हमें पता लग सके कि हमारा जो उसका नेचर है वो किस तरह का है, ठीक है, और उसका मास कितना हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं, रेंज के हमें ये पता लगेगा वो स्ट्रॉन्ग फोर्स या वीक फोर्स है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। तो रेंज इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू किसके बराबर होता है, स्पीड इंटू टाइम के बराबर होता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस को क्या लिख दिया, रेंज लिख दिया हमने, ठीक है। स्पीड हमारा हो गया दोस्तों स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, ठीक है। और टाइम हमारा क्या देखना है दोस्तों, स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी, ओके। तो जैसे कि हमने कंपैटिबल कंसिस्टेंट था हमारा जो रिलेशन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के द्वारा, जो डेल्टा टी की वैल्यू दोस्तों, डेल्टा टी की जो ये वैल्यू है वो हमने कहाँ से निकाली, यहाँ से ही निकाली है, ठीक है। बस इसको यूज करो, थोड़ा सा रीअरेंज करके यहाँ पर पुट कर दो, तो एच कट अपॉन डेल्टा ई के बराबर आ गया, ठीक है। और डेल्टा ई किसके बराबर होता है दोस्तों, एम सी स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से सी कट गया, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया दोस्तों, एच कट इज इक्वल टू एच कट अपॉन एम सी, ठीक है। तो रेंज आपके किसके बराबर आ गया दोस्तों, जो आपका रेंज था वो किसके बराबर हो गया, एच कट अपॉन एम सी। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है दोस्तों कि ये जो हमारा एम है, जो हमारा एम है वो किसके बराबर है, मास ऑफ एक्सचेंज पार्टिकल, मतलब दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो हमारा दो चार्जेस के बीच में जो हमारा पार्टिकल एक्सचेंज हो रहा है, जिसके कारण इंटरेक्शन हो रहा है उन दोनों के बीच में, तो वो
ये जो कैपिटल एम है बेसिकली इसके मास को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये रिलेशन याद रख लीजिएगा प्लीज, इसको नोट डाउन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। चलो यहां से हमें ये पता लग गया दोस्तों कि जो हमारा रेंज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास के बराबर है, मास ऑफ एक्सचेंज पार्टिकल, ठीक है। नॉट ओनली द सिंपल मास, मास ऑफ द एक्सचेंज पार्टिकल, ठीक है। ये चीज को ध्यान में रखना। चलो अब ईएम इंटरेक्शन की बात कर लेते हैं दोस्तों। ईएम इंटरेक्शन में हमें जैसे कि देख लिया था कि ईएम इंटरेक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में जो हमारा जो रेंज होता है दोस्तों वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो क्योंकि आर हमारा दोस्तों किसके बराबर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम के बराबर है ना। अगर आपका रेंज इनफाइनाइट हो जाएगा दोस्तों, अगर आपका ये रेंज इनफाइनाइट हो जाएगा तो आपका मास तो जीरो के बराबर ही हो जाएगा, है ना। आपका अगर रेंज इनफाइनाइट हो जाएगा तो आपका मास क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर ही तो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये दोस्तों जो हमारा पार्टिकल बहुत ही दूर दूर है, अगर दो हमारे पार्टिकल चार्ज पार्टिकल बहुत ही दूर रेंज में है तो उस केस में हमारा जो वर्चुअल मास होगा हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, जीरो के बराबर ही तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही चीज लिखा है, द मास ऑफ द एक्सचेंज पार्टिकल विल हैव द रेस्ट मास जीरो, ठीक है। आपको पता है कि ईएम जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है बेसिकली किससे बनी होती है, फोटोन से बनी होती है। जो पार्टिकल एक्सचेंज हो रहा है उस केस में दोस्तों क्या हो रहा है, फोटोन ही तो हो रहा है। तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो व्हेन द रेंज इज इनफाइनाइट, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है और आपको पता भी था, ये बस कहाँ से आया ये आज पता लगा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ग्रेविटेशन इंटरेक्शन की बात करते हैं दोस्तों। उस केस में हमें ये फिर से पता है कि हमारा रेंज किसके बराबर होता है, इनफाइनाइट के बराबर होता है, ठीक है। इस केस में जो हमारा एक्सचेंज पार्टिकल है वो क्या है दोस्तों, इस केस में हमारा जो एक्सचेंज पार्टिकल है वो ग्रेविटोन है। ग्रेविटोन एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है दोस्तों कि हम ये मान के अभी चल रहे हैं कि कोई भी दो चार्ज पार्टिकल है उसके बीच में जो भी इंटरेक्शन पैदा हो रही है ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ द पार्टिकल्स, है ना, वो पार्टिकल उसके बेसिस उसके नाम के बेसिस पे हम डिस्क्राइब कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ईएम इंटरेक्शन में फोटोन ले रहे हैं जो कि पार्टिकल एक्सचेंज हो रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फील्ड में हमने क्या एक्सचेंज कर लिया, ग्रेविटोन, ठीक है। अभी ये डिस्कवर नहीं हुआ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि है ऐसा कोई पार्टिकल, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हमने मानी दोस्तों, क्योंकि ये इनफाइनाइट रेंज है तो अगेन रेस्ट मास हमारा क्या होगा, जीरो के बराबर होगा ग्रेविटोन का। पर इस केस में दोस्तों जो हमारा स्पिन होगा वो किसके बराबर है, 2 के बराबर। इस केस में जो हमारा स्पिन है वो कितना है हमारा, 2 के बराबर है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको नोट डाउन जरूर कर लेना, ठीक है। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, रिलेट कर पा रहे होगे धीरे धीरे, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे दोस्तों चीजें और भी कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ आए तो फिर से रिपीट करिएगा, और कोई भी अगर किसी पॉइंट में डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करिएगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की बात कर लें दोस्तों, क्योंकि रेंज का हमने फॉर्मूला निकाल लिया था, R इजिकल टू एच कट अपॉन एम सी, जो कि ये वाला रिलेशन है, ठीक है। तो रेंज आपको पता है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की बात हुई थी तो मैंने बोला था कि वो न्यूक्लियर फोर्स ही है जो 1 फर्मी के अंदर ही एक्ट करती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। अगर हम मोटा मोटा बोले दोस्तों, जो एग्जैक्ट वैल्यू बोलना चाहें तो 2 × 10⁻⁻15 के बराबर होती है, ठीक है। तो जस्ट आपने क्या करना है, इन सभी वैल्यूज को पुट कर देना यहाँ पर, है ना। तो अगर आपने मास की वैल्यू निकालनी है दोस्तों तो आप जस्ट इसको रीअरेंज करेंगे, है ना, m को ऊपर ले जाएंगे, r को नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो आपके पास कुछ इस तरह सा रिलेशन आ जाएगा। h कट आपको पता है किसके बराबर होता है दोस्तों, h/2 पाई के बराबर होता है ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो h/2 पाई के बराबर है, तो h जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आपको पता है 6.634 × 10⁻⁻34। 2 की वैल्यू एज इट इज, पाई की वैल्यू 3.14 और r की वैल्यू दोस्तों यहाँ से आपको पता लगी गई है, आपने यहाँ पर पुट कर दी, है ना। c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो यहाँ पर आपने पुट कर दी, है ना। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जाउल में कन्वर्ट करना है दोस्तों तो आपको रिलेशन पता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.67 × 10⁻⁻19 जाउल के बराबर होता है। तो फाइनली आप सभी इन वैल्यूज को सोल्व करोगे दोस्तों तो आपके पास क्या आ जाएगा, m की वैल्यू, m इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देख सकते हो कितनी बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जितना एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल हो रहा है उतना ही ज्यादा हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो इस केस में कितना मास एक्सचेंज हो रहा है दोस्तों, उसके कारण ही हमारा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को ये डिफाइन कर पा रहा है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था, प्लीज इसको नोट डाउन जरूर कर लो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली हमें ये फाइंड आउट हुआ दोस्तों, एक्सपेरिमेंटली हमें ये फाइंड आउट हुआ कि जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के केस में जो हमारे पार्टिकल एक्सचेंज हो रहे हैं वो कौन से हो रहे हैं, पायोन्स एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। पायोन्स के 3 टाइप्स होते हैं दोस्तों, पायोन्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज, एक न्यूट्रल, एक नेगेटिवली चार्ज। तो इन पायोन्स के एक्सचेंज के कारण हमारा स्ट्रॉन्ग फोर्स एग्जिबिट कर रहा है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली कंफर्म्ड हुआ,
ये पायोन्स क्या होते हैं ये हम अपने आगे आने वीडियो में डिस्कस करेंगे जब हम एलिमेंट्री फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि उसमें हम मीजोन्स, बेरियोन्स, हाइड्रोन्स, लेप्टॉन्स उन सभी को पढ़ेंगे, उनके जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं उन सभी को एक टेबुलर फॉर्म में देखेंगे ताकि आपको एक रिलेट हो पाए कि ये सारे चीजें किस तरह से आई हैं। क्योंकि जब हम इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे तब आपको इन सभी की प्रॉपर्टीज को याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो प्लीज नोट डाउन करते जाओ इन सभी चीजों को। तो इनका जो मास था दोस्तों आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ, किस ऑर्डर में था, 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 140 मेगा इलेक्ट्रॉन के ऑर्डर में था, ठीक है। इन सभी का जो मास था 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 140 मेगा इलेक्ट्रॉन के ऑर्डर के बीच में था, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली हमें ये फाइंड आउट हुआ जो कि हमने अभी देखा, 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाला तो हमने ये देखा ये रेंज किस में आ रही है, पायोन्स के रेंज में आ रही है। तो वो पायोन्स ही रिस्पॉन्सिबल थे उस स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के लिए जो पार्टिकल एक्सचेंज हो रहे थे इन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर पता लग गया होगा। अगर हम वीक इंटरेक्शन की बात करें दोस्तों, वीक इंटरेक्शन में आपको पता है कि उसकी रेंज क्या होती है, 10⁻⁻18, जिसको हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बेस पे भी डिस्क्राइब किया था, है ना। अगेन मास निकालना है तो अगेन फॉर्मूला वही h/RC, आर की वैल्यू अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 10⁻18 जो कि उसकी रेंज अप्रोक्सीमेटली ली थी हमने, है ना। तो जस्ट सारी वैल्यूज को पुट कर दो और जो आपका आंसर निकलेगा दोस्तों वो 100 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। तो चलिए आपके लिए ये सवाल है कि गीगा की वैल्यू क्या होती है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। देखना चाहेंगे कि मतलब किन किन बच्चों को ये पैरामीटर्स याद भी हैं कि नहीं, है ना। जिस तरह से पिकोमीटर का 10⁻12 होता है, आर्मस्ट्रॉन्ग का 10⁻10 होता है, नैनो का 10⁻9 होता है, माइक्रो का 10⁻6 होता है, मिली का 10⁻3 होता है। तो गीगा की वैल्यू आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों, ठीक है, कितना होता है। तो वीक इंटरेक्शन दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू बहुत ही कम आई है, ठीक है। कम होती है और कितनी कम है वो मुझे आप बताइएगा गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो यहां से हमें पता लगा कि कितनी वीकेस्ट फोर्स है, मतलब इतना कम मास एक्सचेंज हो रहा है जिसके कारण हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी कम है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमने मास जो रेंज का फॉर्मूला था उसको रिलेट करते हुए मास की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली ये कंफर्म हो गया दोस्तों, एक्सपेरिमेंटली हमारा ये कंफर्म हो गया जो भी हमारा मास एक्सचेंज हो रहा है इन द केस ऑफ द वीक इंटरेक्शन वो किस ऑर्डर में हो रहा है, 100 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में हो रहा है दोस्तों, 100 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में हो रहा है। तो वो जो पार्टिकल एक्सचेंज हो रहे थे कौन कौन से जो पार्टिकल्स हैं जो इस रेंज में आ रहे थे दोस्तों, इंटरमीडिएट बोसोन्स। ये जो W पॉजिटिव, नेगेटिव और Z0 देख रहे हो दोस्तों, इसको हम इंटरमीडिएट बोसोन्स बोलते हैं। ये सभी बोसोन्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा इन द अपकमिंग लेक्चर। तो प्लीज अभी इन सभी चीजों का आप ऑर्डर देख लो, इनका कौन कौन सा पार्टिकल एक्सचेंज हो रहा है वो देख लो, रेंज का फॉर्मूला देख लो, कौन कौन से मासेस हैं वो देख लो, ताकि आप लोगों को आगे आने वाली वीडियो से कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो जितना भी अभी हमने पढ़ा है दोस्तों इसको समराइज कर लेते हैं फटाफट ताकि आपको चीजें आसान से समझ आ जाए। तो आप देख सकते हैं इंटरेक्शन के बारे में हमने पढ़ा कि कौन जब भी हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है कोई भी हमारे पार्टिकल मतलब मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो 4 फंडामेंटल हमारी जो फोर्सेस हैं एग्जिस्ट करती हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स, ईएम इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो उनका स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग फोर्स का जो पैरामीटर होता है 1 के बराबर होता है, ईएम का 10⁻2 एंड वीक का 10⁻13, ग्रेविटेशनल का 10⁻42। अगर रेंज की बात करें दोस्तों तो जो स्ट्रॉन्ग कहाँ हमारा एग्जिबिट करता है 1 फर्मी के अराउंड करता है, और जो हमारा वीक होता है दोस्तों 10⁻18 के अराउंड करता है, ठीक है। और वीक फोर्स और हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दोस्तों वो उसकी इनफाइनाइट रेंज होती है, वीक और हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स की इनफाइनाइट रेंज होती है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने अभी डिटेल में डिस्कस की हैं। और कौन कौन से पार्टिकल एक्सचेंज होते हैं जिसके कारण ये इंटरेक्शन पैदा होती है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग में हमारा पायोन्स के कारण हमारा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन ओरिजिनेट होता है ना। फोटोन्स के एक्सचेंज होने के कारण ईएम इंटरेक्शंस पैदा होती हैं। इंटरमीडिएट बोसोन्स जो कि W पॉजिटिव, नेगेटिव और Z0 है उसके कारण हमारी ईएम इंटरेक्शंस होती हैं। और ग्रेविटोन के एक्सचेंज होने के कारण हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिबिट करती है, ठीक है। और अगर मासेस की बात करें दोस्तों m = h/RC, उसके बेसिस पे हमने मास कैलकुलेट किया। हमने देखा जो हमारी स्ट्रॉन्ग फोर्स थी आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वीक फोर्स हमारा किस ऑर्डर का था दोस्तों 100 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हमने बोला कि हमारा इस ऑर्डर में हमारा इंटरमीडिएट बोसोन आ रहा है और 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारे जो पायोन्स हैं वो एग्जिबिट कर रहे हैं। तो इनके एक्सचेंज के कारण हमारे जो इंटरेक्शन है वो पैदा हो रही है। ईएम इंटरेक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स क्योंकि इनकी रेंज इनफाइनाइट होती है दोस्तों, और हमें पता है कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M। अगर हमारा रेंज इनफाइनाइट होगा तो हमारा रेस्ट मास भी 0 हो जाएगा। दैट्स वाई हमारा इस केस में मास 0 था दोस्तों,
ठीक है। तो स्पिन याद रख लेना दोस्तों कि स्ट्रॉन्ग फोर्स की स्पिन 1 होती है, इमी इंट्रैक्शन की 1 होती है, वीक फोर्स की 1 होती है और ग्रेविटेशनल का स्पिन 2 होता है। ठीक है, ये जब हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तब उस केस में ये सारे स्पिन्स काउंट होंगे, क्योंकि हम स्पिन कंजर्वेशन भी करते हैं, तो उस केस में आपको ये स्पिन का फैक्टर याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक हमने सभी चीजों को अच्छे से डिस्क्राइब कर लिया दोस्तों, शुरू से अंत तक। ठीक है, आगे आने वाली एलिमेंट्री फिजिक्स की जो टॉपिक होगी उस केस में आपको ये सारी चीजें काम आएंगी। तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। अगर कुछ नया समझ आए तो प्लीज कमेंट करके बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करना। ठीक है, लाइक करोगे तो मोटिवेशन मिलता है, और कमेंट करके बताना अगर आपको अच्छा लगे। आपके कमेंट्स को पढ़ के अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। ठीक है, तो सारा कंटेंट फ्री है दोस्तों, फ्री है तो प्लीज बाकी लोगों को भी इस चीज के बारे में बताओ, ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा सकें और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सके। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा, ताकि आपको आने वाली अपकमिंग वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, तो आपको मिलता हूं दोस्तों अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, गुड बाय।